हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नन हिंदी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे मेरे पास जो है पेपर है, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसमें हिंदी में लिखना है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप समझ जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद जो है आप बड़े ही अच्छे तरीक़ा से लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है क्वेश्चन सेट है ना, कोई सब्जेक्ट कोड है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको कितना समय मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा, 15 मिनट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कितने टोटल सवाल कितना होगा वो सारा चीज़ दिखाया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही क्या करे, उत्तर दे, ठीक है। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे। आइए मैं इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये खंड अ है, ठीक है। और आपको पता होता है कि खंड अ में यानी कि सेक्शन ए में, खंड ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पे रामधारी सिंह है, आचार्य से पूजन सहाय है, या फणीश्वर नाथ रेणु है, वंशीधर श्रीवास्तव है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन सब आपके हिंदी यानी कि नन हिंदी में का है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पता होगा कि ये जो है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किसके घर के सामने एक वकील रहते थे, ठीक है। लेखक प्रेमचंद्र के, है ना, लेखक रामधारी सिंह के, है ना, लेखक अरुण कमल के, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के। तो आप पे देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट हो जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसमें से जो भी सही होगा आप लगा लीजिएगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खंड ब में, ठीक है। हमने अ देखा था और हम खंड ब की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले में आपको मिलता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक, ठीक है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, बहुत इजी है ये, बहुत बच्चे को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत इजी है। कैसे आप इसको पढ़िएगा, पहले जो पढ़ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक, और उसके बाद से जो है इसका आंसर बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। साहित्यकार क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साहित्यकार निरपेक्ष होता है। बस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक साहित्यकार क्या होता है, निरपेक्ष होता है, ठीक है। प्रश्न है साहित्य निर्माण की मूल प्रेरणा कहाँ विद्यमान रहती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर से पढ़िएगा, साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणा मानव जीवन में ही विद्यमान रहती है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, आपको मैं बताता हूँ, आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। पहले चीज़ तो आपका कॉपी जो मैं बता देता हूँ, देखिए आपका कॉपी ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे खंड ब लिख लेना है, लेकिन मेरा कॉपी जो है इस तरह का है, तो हम ऊपर में यहाँ पे लिख लेंगे खंड, ठीक है। यहाँ पे खंड, ठीक है, ब लिख लेंगे, खंड ब लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। एक का है, ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न का उत्तर जो देंगे, तो इस तरह से लिख देंगे उत्तर। एक का जो है, ठीक है, एक का कौन चीज़ है, देखिए एक का पहला होगा, ठीक है, एक का पहला होगा, तो एक का पहला हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर से आएंगे और यहाँ से ले उतार देना है, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा। देखिए साहित्यकार, एकदम अच्छे से आप लिखेंगे, ठीक है, एकदम हुलबुला के नहीं लिखना है, अच्छे राइटिंग बनाकर लिखना है, ताकि जो है आप
का रिजल्ट अच्छा हो सके। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। ये इसका जवाब हो चुका हुआ है, ठीक है। तो बड़े ही आसानी तरीक़ा से इसको आप लिख लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा है ना, एक का फिर यहीं पर लेंगे और यहाँ पे इसका दूसरा लेंगे, ठीक है। दूसरा दे दीजिएगा और उसके बाद फिर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से करते करते आपको यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन का आंसर बनाना होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर या तो ये बनाना था, ठीक है, या फिर ये बनाना था। अब दोनों में से एक बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, दोनों में से एक बनाना था। अब कोई बच्चा ये भी बना दिया और ये भी बना दिया तो उसको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, या तो ये बनाइए या फिर ये बनाइए, या तो क वाला बनाइए या तो ख वाला बनाइए, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा था वो आपको बनाना है, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न में क्या है आइए बात करते हैं। दूसरा प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी जो है 2 नंबर के 5 को बनाना है, यानी कि टोटल 10 नंबर का है। और यहाँ पे आप देख लीजिए वह यही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क है, ठीक है। या तो ये बनाइए, ठीक है, या तो फिर ये बनाइए, ख वाला बनाइए, ठीक है। नंबर आपको उतना ही मिलेंगे। इस दोनों में से जो आपको आसान लगता है आपको बनाना है, ठीक है। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। और ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। एक लिखिएगा 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला यहाँ पे आता है दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, ठीक है। दहेज प्रथा, यहाँ पर आप दहेज प्रथा के बारे में लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, पहले भूमिका लिखेंगे। दहेज प्रथा क्या होता है, दहेज प्रथा किसे कहते हैं, है ना, दहेज प्रथा, ठीक है। उसके बाद दहेज प्रथा की प्राचीन एवं वर्तमान स्थिति, यानी कि दहेज प्रथा का जो है पुराना स्थिति क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। दहेज के दुष्परिणाम क्या हुआ है, दहेज से जो है क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या हानि हुआ है, ठीक है। उन्मूलन के उपाय, इसका क्या उपाय है कि इसको कैसे सही किया जा सकता है ना। और उसके बाद उपसंहार, ठीक है। उस उपसंहार के मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। अगला आइए, अगला बात करते हैं। यहाँ पे देश प्रेम है, यहाँ पहला भूमिका है, दूसरा देश प्रेम एक व्यापक भावना है, ठीक है। यहाँ पे भारत में देश प्रेम, इस तरह से सार्वजनिक भावना, फिर इस तरह से उपसंहार है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, भूमिका है, अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन का महत्व है, विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता, ठीक है, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम और उपसंहार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेल का महत्व है, भूमिका लिखना है सब में आपको, ठीक है। उसके बाद खेलों के प्रति बदलती धारणा, खेल और स्वास्थ्य, खेलों के प्रकार, उपसंहार है, ठीक है। इस तरह से फिर पुस्तकालय का भी यही होगा, भूमिका लिखना है, महत्व लिखना है, आवश्यकता लिखना है, लाभ लिखना है और उपसंहार लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखा है अपने प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें बहन की शादी में घर जाने के लिए, ठीक है, छुट्टी का निवेदन किया गया हो। यानी कि अपने प्रधान अध्यापक को ऐसा एक पत्र लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है जिसमें अपने बहन के शादी के लिए छुट्टी का मांग करना है, ठीक है। या तो फिर ये लिखेंगे आप, ठीक है, ये एक जो है एक लिखना है 5 नंबर का है, ठीक है। तो या तो आप ये लिखिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे सड़क पर फैली गंदगी की समस्या पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। 5वां सवाल जो है यहाँ पे देखिए, 5वां सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक 20 से 30 शब्दों में दे। यानी कि यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न है, ठीक है, सभी 2 नंबर के हैं, यानी कि आपको 10 नंबर का
सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप ये जो है किताब में से जो आपने किताब पढ़ा है, ठीक है, किसले पढ़ा था 8 क्लास का, ठीक है ना, नन हिंदी पढ़ा था, उसी में से ये सवाल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला सवाल है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है, पहला चीज तो क्वेश्चन है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है, क्योंकि उसके घर में एक भी दाना खाने को नहीं था ईद के दिन भी। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा प्रश्न है पुतोह द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी, है ना, कि तुम जाओ नहीं तो हम घर छोड़ करके खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अपने पैर पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ठीक है, अपने पाँव पर जो है उसको पानी गिराने से तसल्ली क्यों मिलती थी, इसलिए क्योंकि उसका पैर जलता रहता था। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉपी में जो है नंबर दे करके 5 नंबर दे करके, ठीक है, उत्तर लिख दीजिएगा। हाँ, और 5 नंबर दे करके 1 2 जो भी लिखना है इसमें अपना लिख करके आंसर देते चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मतलब 10 गो जो है किताब में से ही आपका सवाल रहेगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला जब बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लगभग शब्द सीमा जो है 100 रहना चाहिए, यानी कि शब्द सीमा 100 रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे व्याख्या करना है। ठीक है, लिखना है। तो आप एगो लिखेंगे 5 नंबर का, ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है, यानी कि यहाँ पे इसको व्याख्या करना है। यानी कि देखिए चुनौती बच्चों को कैसे परिपक्व बना देती है, ये आपको बताना है। क्या है, दूसरा में है भावार्थ। तो या तो आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है। ठीक है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो दोनों में से आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होए, यानी कि इसका मतलब बिहारी के दोहे है। ठीक है, बिहारी के दोहे है, और ये आपका क्या बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के जो है ईदगाह का है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप एक अच्छे तरीक़ा से इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे, खुलासा कर देंगे, तो आपको 5 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।